तो भैया बात करेंगे हम लोग संसदीय व्यवस्था की। संसदीय व्यवस्था, जो भारत का संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी। ठीक है, अब ये संविधान प्रावधान करता है। अनुच्छेद है 74 और 75, 74 और 75। क्या है ये? संसदीय व्यवस्था का उपबंध दिया गया। संसदीय व्यवस्था का उपबंध है 74 और 75 में। ठीक है, ये केंद्र में है। अनुच्छेद है 163 और 164। ये क्या है? ये राज्यों में संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। ध्यान रखने की जरूरत है, आज के समय में जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। ठीक है, ये तो हमको पता होना चाहिए कि जो आजकल की लोकतांत्रिक सरकारें हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय राष्ट्रपतीय में वर्गीकृत होती है। किसके आधार पर होती हैं? तो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार की दो व्यवस्था है, एक है संसदीय और एक है राष्ट्रपतीय। ठीक है, इसी राष्ट्रपतीय को हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी बोलते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात आती है कि संसदीय व्यवस्था क्या है। जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संसदीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें कार्यपालिका, इसमें क्या होता है? कार्यपालिका अपने अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बात समझे? मतलब संसदीय व्यवस्था सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपतीय व्यवस्था है उसमें क्या दिक्कत है, उसका क्या मतलब है? तो राष्ट्रपतीय जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका अपनी किसी भी नीति, अपने किसी भी काम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। बात समझे? इस वाले पोर्शन में हम लिखेंगे नहीं। बात समझे? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया ना? साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखो, संवैधानिक रूप से कार्यपालिका अपने कार्यकाल के मामले में भी विधायिका से स्वतंत्र होती है। मतलब एक तो यहाँ पे उत्तरदायी नहीं होती है और दूसरी कार्यकाल के मामले में कार्यपालिका स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? विधायिका। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। अब अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें या फिर संसदीय सरकार की हम बात, नहीं का मतलब क्या है? नहीं का मतलब यहाँ पे है कि जैसे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति और काम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, वहीं राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी किसी भी नीति, किसी भी काम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। समझ में आया? जी सर। ठीक है।
वेरी गुड। चलिए, अब संसदीय सरकार की जब हम बात करेंगे तो इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम कैबिनेट सरकार बोलते हैं, कैबिनेट सरकार बोलते हैं। ऐसे कैबिनेट सरकार का की जो संज्ञा दी है जिस व्यक्ति ने, उसका नाम है आइवर जेनिंग्स महोदय। आइवर जेनिंग्स महोदय ने संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहा है। ठीक है, और यही संसदीय सरकार को हम उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसी संसदीय सरकार को हम क्या बोलते हैं? सरकार का वेस्ट मिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रचलन देख सकते हैं? आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप कनाडा, है ना, कनाडा, भारत, ब्रिटेन, ब्रिटेन में भी तो है ना, ब्रिटेन और जापान में देख सकते हैं। ठीक है, सर ये आइवर जेनिंग्स महोदय क्या है ये आइवर जेनिंग्स महोदय हैं एक व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने संसदीय सरकार को एक दूसरा नाम दिया था जो कैबिनेट सरकार नाम था। ठीक है, उन्होंने संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार की संज्ञा दी है, आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, समझे? जी सर। ठीक है, अब राष्ट्रपतीय सरकार की अगर हम बात करेंगे, जब राष्ट्रपतीय सरकार की हम बात करेंगे तो राष्ट्रपतीय सरकार कैसी है? तो पहली बात तो एक इसका हो गया गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार एक ये। इसके अलावा गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था, मतलब गैर संसदीय सरकार भी बोलते हैं, गैर उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, और निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं इसको। ये एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलेगा? अपना यूएसए एग्जाम्पल, ठीक है, ब्राज़ील है, रूस है, श्रीलंका है ना, श्रीलंका में भी है। एक चीज़ और याद रखना, अभी यही यही हम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तब हमको यही राष्ट्रपतीय सरकार, जिसको हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी कहते हैं, इसके भी दो भाग होंगे, एक अर्ध अध्यक्षात्मक, एक पूर्ण अध्यक्षात्मक। तो अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार में श्रीलंका आता है और पूर्ण अध्यक्षात्मक में यूएसए निकल आता है। एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तो आपको पता चलता होगी। वैसे एनसीईआरटी का जो पॉलिटी हमने पढ़ाया है, आप वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से देख सकते हैं, है ना। पॉलिटी की मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का आप नोट्स भी बनाए होंगे, आयस और मेहनाज दोनों लोग। ठीक है, हाँ सर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। हाँ, इसी को गैर उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहने का मतलब क्या रहा? आइवर जेनिंग्स ने अगर संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहा तो इसका मतलब है कि जो शक्ति का केंद्र बिंदु है ना, वो कैबिनेट है। ठीक है, उत्तरदायी क्यों है? ये तो कैबिनेट है क्योंकि केंद्र बिंदु, शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट है। उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि भैया इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जो सरकार है ना, कि जो या फिर जो कैबिनेट है, कैबिनेट को ही कार्यपालिका बोलते हैं। जो कैबिनेट है, जिसको हम वास्तविक कार्यकारिणी भी बोलते हैं, वो संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और याद रखना है कि कार्यपालिका या फिर कैबिनेट या वास्तविक कार्यकारिणी का कार्यकाल तभी तक चलता है जब तक विधायिका में विश्वास प्राप्त रहता है। बात समझे? मतलब कार्यपालिका का कार्यकाल तभी तक चल पाता है जब तक विधायिका में उसे विश्वास प्राप्त होता है। बात समझे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोल दो एक बार फिर से। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कार्यपालिका का कार्यकाल, जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट कब तक चलेगी और कब वो बदल सकती है? भाई या तो कार्यकाल खत्म हो जाए तब कैबिनेट खत्म हो जाएगी, यही होता है ना।
या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए संसद में, तभी खत्म होगी। बात समझे ना? तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, कार्यपालिका का कार्यकाल तभी तक बरकरार है जब तक उसको विधायिका में विश्वास प्राप्त है। मतलब विधायिका में प्राप्त विश्वास पर ही निर्भर करता है कि कार्यपालिका कब तक चलने वाली है। बात समझे? याद रखना, ये पूछा भी गया है। अब इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसदीय सरकार की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रिटेन से हुई है। ठीक है, ब्रिटेन से। देखो, शक्ति का केंद्र बिंदु, इसलिए कैबिनेट सरकार। विधायिका के प्रति उत्तरदायी, इसलिए उत्तरदायी सरकार। कार्यपालिका विधायिका को तो उत्तरदायी होती है ना। और वेस्टमिंस्टर क्यों? तो ब्रिटिश संसद से उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये वेस्टमिंस्टर मॉडल है। ठीक है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कैबिनेट सरकार क्यों बोलते हैं, कैबिनेट सरकार कहने का आशय क्या है, उत्तरदायी सरकार क्यों, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों, पूछने को कुछ भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। चल, अब बात आती है कि संसदीय सरकार की विशेषता क्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है। नहीं अब सर। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति व्यवस्था गैर उत्तरदायी है, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था क्या मतलब एक बार राष्ट्रपति अगर चुन लिया गया है तो फिर वो हटेगा नहीं, अपने कार्यकाल के बाद ही उसका पद खत्म होता है। बस समझे? निश्चित, एक निश्चित समय के लिए उसका चुनाव किया जाता है। भारत में एक अलग व्यवस्था है, कैसे कि भैया अगर विश्वास डगमगा रहा है तो सरकार गिराई जा सकती है, वहाँ पे गिरा उरा नहीं सकते। जब तक के लिए सरकार चुनी गई है तब तक सरकार बरकरार रहेगी, कोई कुछ भी कितना भी माथा पीट लो, कुछ नहीं हो सकता है। बस समझे? ठीक है। अब संसदीय सरकार की विशेषता क्या है, चलो। सरकार की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है भाई? तो इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक होती है नामित और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। अब ये ना सोचना कि कार्यपालिका का यही दो रूप है। कार्यपालिका का वैसे दो रूप होता है, जो वो कौन सा होता है, एक होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई, जो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग। अस्थाई कौन है? जो चुन के आते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों से जो कार्यपालिका बनती है वो हमारी अस्थाई कार्यपालिका है। ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका होती है। ये इनका एक निश्चित कार्यकाल है, ये चलेंगे अपने 60 साल 62 साल के बाद ही रिटायर हो सकते हैं, और ये हर 5 साल में बदलते रहते हैं। वो एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हमको मिलेंगी। यहाँ पर हमको याद रखना है कि संसदीय सरकार की विशेषता के रूप में नामित और वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब होता क्या है नामित और वास्तविक में, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्र का प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन है, सरकार का प्रमुख, है ना? वैसे ही राष्ट्रपति जो है ना, वो नामित कार्यपालिका होते हैं। नामित कार्यपालिका मतलब विधिक कार्यकारी। लेकिन जो प्रधानमंत्री है, नामित में कौन आएंगे, राष्ट्रपति। वास्तविक में कौन आएंगे, प्रधानमंत्री। हमने बताया ना अभी कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के, और नाम मात्र की शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में, है ना? मतलब राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है, नामित है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन है, ये कौन है, ये राज्य के मुखिया, और ये सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया है ना? आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था दी गई। अनुच्छेद 74 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की व्यवस्था। ठीक है,
जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में सहायता देगी। ठीक है, अनुच्छेद 74। मतलब इनके नेतृत्व वाली जो कैबिनेट होगी, जो मंत्री परिषद होगी, वो राष्ट्रपति को काम धाम करने में, है ना, सहायता करने के लिए होती है। बात समझ आई? नामित और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब समझ में आया? प्रधानमंत्री वास्तविक है, राष्ट्रपति नामित है। एक है राज्य का प्रमुख, दूसरा है सरकार का प्रमुख। ठीक है। अनुच्छेद 74 में जिस मंत्रिपरिषद की व्यवस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई है, उसका काम क्या है? तो काम है कि राष्ट्रपति को काम संपन्न कराने में मदद करना। ठीक है। दूसरा क्या है? और ये मंत्रिपरिषद की का जो परामर्श होगा ना, जो सलाह होगी, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य भी होते हैं। दूसरा क्या है विशेषता? बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है संसदीय व्यवस्था में, है ना। जिस राजनीतिक दल को, अच्छा, बहुमत कहाँ मिलना है? लोकसभा में। मतलब लोकसभा में बहुमत जिसको मिलेगा वही अपनी सरकार चलाएगा, उसी का शासन रहेगा। तो जिस दल को बहुमत मिला रहेगा, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, है ना। और बाकी जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी, तो उसमें प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, याद रखना। अब अगर मान लीजिए किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला, उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आजकल का क्या ट्रेंड है? गठबंधन की राजनीति है। नहीं, किसी एक पार्टी को तो बहुमत मिला नहीं, अब क्या हुआ? अलायंस वाली पार्टियां हैं सब, पूरे गठबंधन को बुलाया गया, भाई आप अपना विश्वास मत हासिल करिए, फिर सरकार बनाओ। बात समझे? लेकिन ये किस कंडीशन में है? उस कंडीशन में जब, ठीक है, तो बहुमत प्राप्त। अभी वो तो हम सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से हम सबको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उस स्थिति में राष्ट्रपति की नज़र में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करेंगे और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो सामने होगी, उसी सरकार बनाने के लिए बुला देंगे। ठीक है। फिर उसे एक समय दे दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगर उतने दिन में वो पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव में उभरी है, अगर वो अपना बहुमत सिद्ध करने में सफल हो जाती है, तो उसकी सरकार कंटिन्यू हो जाएगी, नहीं तो फिर सरकार टूट जाएगी। ये भी व्यवस्था है। ठीक है, याद रखना। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, संसदीय सरकार की विशेषता में दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तीसरा क्या है? तीसरी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। अरे भाई, जो कैबिनेट है ना, जो कार्यपालिका है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। या कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना। और ये संसदीय सरकार का सबसे विशिष्ट सिद्धांत है। ठीक है, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। बात समझे? मंत्रियों का संसद के प्रति, या कहीं कहीं आपको लोकसभा के प्रति भी मिलेगा। ठीक है, बात समझे? यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो लोकसभा के प्रति, ब्रैकेट में लोकसभा भी लिख लीजिए स्पेशल पर। मतलब ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं, साथ साथ में रहते हैं। सामूहिक जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, वो इस तथ्य की पुष्टि करता है, इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है विशेषता राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उसमें एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य शामिल होते हैं। बात समझ? मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इसी तरह से उनकी समान राजनीतिक विचारधारा भी होती है। गठबंधन सरकार के मामले में देखेंगे तो मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। अगर गठबंधन वाला मामला तो सर्वसम्मति से उनको बाध्य होना पड़ेगा। अगर एक ही पार्टी का मामला है तो सब क्या होंगे? एक टीम की तरह अपना काम करेंगे। ठीक है, उनकी सबकी विचारधाराएं भी एक जैसी होंगी। इसके अलावा फिर होती है दोहरी सदस्यता।
दोहरी सदस्यता का क्या मतलब है? दोहरी सदस्यता का मतलब होता है कि जो मंत्री है ना, वो विधायिका का सदस्य तो है ही, है ना? भैया लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, तब पहुँचते हैं संसद में, है ना? और जब बैठते हैं संसद में, वहीं पर इनकी नियुक्ति होती है मंत्री के रूप में। बात समझे? तो ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। बात होगी ना यही, दोनों के सदस्य होंगे तो दोहरी सदस्यता इनकी होती है। एक कार्यपालिका सॉरी एक विधायिका के सदस्य और दूसरा कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने, इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। बात यही हुई ना, इसका इसका मतलब तो यही हुआ, मंत्री जी जो होंगे वो सदस्य होंगे तभी मंत्री जी बनेंगे, ठीक है? अब अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति है जिस जो संसद मतलब चुनाव जीत कर नहीं आया है, मतलब वो विधायिका का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे मंत्री बनाना है, उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तो एक शर्त है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, ठीक है? तो समझे, अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है और उसको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, तो मंत्रिपरिषद में शामिल तो हो जाएगा, लेकिन शर्त ये होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव जीतना है, किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। डाउट तो नहीं? ठीक है, समझ में आया भाई? सब लोग एक बार हाँ अंगूठा दिखा दो। जी। ठीक है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया? सादिया, चलिए फिर अगली विशेषता क्या है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी प्राप्त होता है, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, प्रधानमंत्री ही नेतृत्व संभालते हैं ना। मंत्रिपरिषद का नेता कौन? प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन? प्रधानमंत्री। बस समझे? सरकार का नेता कौन? प्रधानमंत्री। बस समझे ना, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है? मंत्रिपरिषद का भी, संसद का भी, सत्तारूढ़ दल का भी। बस समझे? इन्हीं सब वजहों से सरकार के संचालन में प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है? याद रखना है। फिर आता है निचले सदन का विघटन भी होता है। विशेषता है संसदीय सरकार की, निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन, इसका क्या मतलब है? निचला सदन कौन है? दो सदन है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, जो वरिष्ठों का सदन है, ठीक है? वो विघटित नहीं होता है। एक निम्न सदन, निम्न सदन नाम से ही लग रहा है, निम्न व्यक्तियों का सदन है ना, वरिष्ठों का सदन नहीं होगा, उसमें बाकी लोग शामिल होंगे, तो वो है लोकसभा। अब लोकसभा का विघटन होता है ना, तो संसदीय सरकार में लोकसभा या निचले सदन का विघटन होता है, लेकिन कब होता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? आप लिख सकते हैं या फिर याद रखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री विघटन नहीं कर सकते, उसे सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है? अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। मतलब कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। एक और विशेषता है, उस विशेषता का नाम है गोपनीयता। गोपनीयता क्या? किस मामले में गोपनीयता? जो मंत्रिपरिषद है ना, जो मंत्री लोग हैं, वो गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। मंत्री लोग गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। अपनी नीति, अपने निर्णयों की सूचना वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है? जो मंत्री लोग होते हैं, बात समझे? अपना काम ग्रहण करने से पहले वो एक गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। मतलब जब मंत्री का पद मिलता है तो उससे पहले उनको गोपनीयता की ही पद और गोपनीयता की ही शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है? मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। बात समझे? याद रखना भाई, ठीक है?
अगर देखा जाए तो जो अंटार्कटिक संधि है उसके महत्व में अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के क्षेत्र के रूप में बनाए रखने में ये संधि सहायक है। तो दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक सार्वजनिक संसाधनों के शासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी है अंटार्कटिका संधि। साथ ही ये जलवायु निगरानी, पर्यावरणीय संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करेंगे भारत की अंटार्कटिका पहल। भारत की अंटार्कटिका पहल, ठीक है। एक नाम है, स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में है, भारत से ही संबंधित है। 1983 में स्थापित हुआ था और ये क्या है, भारत का पहला, है ना, अनुसंधान केंद्र है ये। और आज के समय में क्या है, बेस के रूप में इसका यूज है, ठीक है, बेस के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। दूसरा है मैत्री स्टेशन। मैत्री स्टेशन ये 1989 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये सक्रिय है, सक्रिय अनुसंधान केंद्र है। साथ ही भारत का प्रमुख ध्रुवीय केंद्र भी है, भारत का प्रमुख ध्रुवीय केंद्र भी है ये। तीसरा है भारती स्टेशन। भारती स्टेशन ये स्थापित हुआ था 2012 में, ठीक है, 2012 में बना था और ये नवीनतम अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये पर्यावरणीय और वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक है। एक तीसरा, चौथा है मैत्री थर्ड, सॉरी मैत्री सेकंड है, ठीक है, जिसकी घोषणा हुई थी 2023 में, ठीक है। याद रखना है, इसके बारे में लिख लीजिए। APCM 46 में भारत ने नए अनुसंधान स्टेशन की घोषणा की है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अभी वर्तमान में भारत के कितने स्टेशन हैं अंटार्कटिका में जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कौन बंद है। तो यहाँ पर जो आपका दक्षिण गंगोत्री है वो सिर्फ ये बेस के रूप में उपयोग हो रहा है, ठीक है, बाकी सब सक्रिय अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला नाम है अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास कौन है ये हैं मेटा इंडिया के MD, मेटा इंडिया के नए MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। मेटा का पुराना नाम है फेसबुक, ठीक है। इनको बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है कब से प्रभावी हुआ है, 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ है इनका कार्यकाल, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। इनका पूरा नाम है अरुण श्रीनिवास, सॉरी, अरुण श्रीनिवास संध्या देवनाथन को रिपोर्ट करेंगे, जो भारत दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख हैं। अब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख कौन है ये भी नोट करने लायक है, याद रखना है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मेटा की हैं। क्या नाम इनका, संध्या देवनाथन, ठीक है, याद। मेटा भारत में भविष्य की रणनीति को मजबूत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अरुण श्रीनिवास के बारे में देखा जाए तो ये IIM कोलकाता से स्नातकोत्तर, 30 साल से अधिक विपणन बिक्री में अनुभव है इनका। हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिबॉक, ओला, वेस्टब्रिक कैपिटल जैसे संस्थानों में ये काम कर चुके हैं, ठीक है। मेटा से जुड़ाव इनका 2020 में हुआ और ये 2020 में मेटा इंडिया में विज्ञापन के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मेटा की बात कर लें तो मेटा की स्थापना हुई है 2004 में, 2004 में, तब इसका नाम हुआ करता था फेसबुक INC, ठीक है। संस्थापक कौन है, FB लिख लेना। संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग और उनके सहपाठी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, मेटा का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, USA, ठीक है। नाम परिवर्तन कब हुआ, 2021 में। 2021 में फेसबुक INC का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म INC रखा गया है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें पता रहें इसके बारे में। चलिए अगला टॉपिक,
यू मुंबा। अगला टॉपिक है यू मुंबा। ये कौन है भाई? ये अल्टीमेटम टेबल टेनिस का खिताब जीते हैं, ठीक है, 2025 का। इसको हम यूटीटी बोलते हैं। यूटीटी 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। नाम है यो मुंबा और ये पहली बार चैंपियन बनी है, ठीक है। ये भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पहली बार, ठीक है। हराया इन्होंने किसको? इन्होंने हराया है जयपुर पैट्रियट्स को। जयपुर पैट्रियट्स को इन्होंने हराया है और 8-4 से हराया है। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ है? फाइनल हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ है। और ये एक चीज़ और याद रखना, यूटीटी का 6ठा सीजन था। यूटीटी का 6ठा सीजन था ये, ठीक है। अब इसके पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने? हरमीत हरमीत देसाई, ठीक है, याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? फिर महिला खिलाड़ी कौन है? तो यू मुंबा, है ना, यू मुंबा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का, ठीक है, याद रखना है। ये जो यू मुंबा है ना, ये कैप्टन है बर्न डेट सुजोक्स, सुजोक्स ये कैप्टन है, ठीक है। अच्छा, शॉट ऑफ द लीग किसको चुना गया? शॉट ऑफ द लीग किसको चुना गया? तो उनका नाम है एड्रियाना डियाज, ठीक है। ये प्यूर्टो रिको की है, प्यूर्टो रिको की है। सबसे बेहतरीन शॉट के लिए इनको शॉट ऑफ द लीग चुना गया है, ठीक है। अब यूटीटी क्या है? यूटीटी भारत में आयोजित होने वाली एक पेशेवर टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 11 स्पोर्ट्स नामक कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। स्थापना हुई थी 2017 में, ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 2017 में, बस। ठीक है। एक शब्द है ब्रेन फॉग। एक शब्द है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या है? एक टर्म है ये, ब्रेन ब्रेन फॉग। ब्रेन इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है मानसिक स्थिति होगी, है ना, मानसिक स्थिति है, ये याद रखना है। होता क्या है, व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता में कमी, भ्रम, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, स्मृति दोष और मानसिक थकान का अनुभव होता है, ठीक है। याद रखना, स्थायी नहीं है, ये एक अस्थायी स्थिति होती है, ठीक है। मतलब होता है खत्म हो जाता है, होता है फिर खत्म भी होता है। अस्थायी हो सकती है, लेकिन अगर लंबे समय तक बनी रहे तो ये फिर जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित भी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, एक शब्द है गैस फ्लेयरिंग। क्या है गैस फ्लेयरिंग? शब्द है ये, जो है ना, वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में पुरानी और पर्याप्त रूप से अनदेखी की गई पर्यावरणीय चिंता है, ठीक है, लिख सकते हैं गैस फ्लेयरिंग क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे तेल के उत्खनन के दौरान कच्चे तेल के उत्खनन के दौरान कच्चे तेल के उत्खनन के दौरान उप उत्पाद के रूप में निकली प्राकृतिक गैस को जला दिया जाता है, ठीक है, याद रखें। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रूटीन और एक होता है आपातकालीन। रूटीन में क्या है कि तेल उत्पादन के दौरान नियमित रूप से होने वाला फ्लेयरिंग है, जो रूटीन है वो नियमित होगा,
अब आपातकालीन क्या है? जब दबाव बढ़ जाए या उपकरण विफल हो जाए तब सुरक्षा के लिए किया जाता है। बात समझे? रूटीन क्या है? नियमित चलेगा। आपातकालीन क्या है? ऐसी कोई गंभीर समस्या आ जाए, सुरक्षा का खतरा हो, उस स्थिति में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, गैस फ्लेयरिंग के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। एक शब्द है बायो बिटुमेन, ये क्या होता है? बायो बिटुमेन क्या होता है? हम्म, बायो बिटुमेन, कुछ छूट गया किसी का? चलिए, बायो बिटुमेन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये चर्चा में क्यों रहा है बायो बिटुमेन? अभी क्या हुआ, एक सड़क है नागपुर मानसर बाईपास, जिसको हम NH44 बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और ये किससे बना है? ये भारत का पहला बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, समझ गए? उद्घाटन किया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने। उपलब्धि जो है भारत की पर्यावरण अनुकूल और नवाचारी तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो टिकाऊ विकास और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के देश के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। होता क्या है ये बायो बिटुमेन? ये तो चर्चा में रहने का कारण है। ठीक है, ये चर्चा में रहने का कारण है कि इस सड़क का निर्माण इससे हुआ है। अब ये होता क्या है? तो पारंपरिक बिटुमेन का पेट्रोलियम मुक्त विकल्प है जो मुख्य रूप से कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, पारंपरिक बिटुमेन क्या है? ये भी एक सवाल है। अब इसके बारे में अगर देखेंगे हम तो ये काला और चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, मतलब ये एक चीज याद रखना, इसकी चिपकने की क्षमता। ठीक है, इसी पारंपरिक बिटुमेन में ही आप ये लिख सकते हैं, चिपकने की क्षमता और जलरोधी गुण के कारण सड़क निर्माण में उपयोगी है। ठीक है, इसका उत्पादन लेकिन जीवाश्म ईंधनों पर ही निर्भर करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण, तेल आयात पर निर्भरता भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमें इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब एक चीज ये भी याद रख सकते हैं कि क्या बायो बिटुमेन को जैविक नवीकरणीय संसाधनों से भी तैयार किया जा सकता है, और अगर तैयार किया जा सकता है तो उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बायो बिटुमेन को, इसके बारे में, इसको हम जैविक रूप से भी तैयार कर सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन से भी तैयार कर सकते हैं, या किया जा सकता है, जैसे बायोचार का उपयोग करके। अब बायोचार क्या है? बायोचार है बायोमास से बना कोयला जैसा पदार्थ है। ठीक है, बायोमास से बना कोयला जैसा पदार्थ है। ठीक है, फसल अवशेष से भी बनाया जा सकता है। फसल अवशेष, पराली जलाते हैं ना, उससे भी तैयार किया जा सकता है। लिग्निन से भी तैयार होता है ये। लिग्निन क्या है? वनस्पति कोशिका दीवारों में पाया जाने वाला एक जटिल जैविक पॉलीमर होता है। ठीक है, लिख सकते हैं, वनस्पति कोशिका दीवार में पाया जाने वाला क्या है? एक जटिल जैविक पॉलीमर है। ठीक है, फिर बायो ऑयल से भी तैयार होता है। अभी बायो ऑयल क्या है भाई? बायो ऑयल का मतलब है बायोमास का
बायोमास का पायरोलिसिस द्वारा प्राप्त तेल प्राप्त, ठीक है। और ये पदार्थ जो होते हैं ना, एक ऐसे बाइंडर में बदले जाते हैं जो पारंपरिक बिटुमेन के गुणों की नकल करता है। हो गया, ठीक है, हो गया यहाँ तो याद रखना, बायो बिटुमेन से हम के माध्यम से पेट्रोलियम पर निर्भरता में कमी आ सकती है, कमी ला सकते हैं। पराली जलाने की समस्या में राहत मिल सकती है ना। भाई पराली का यूज करके हम फसल अवशेष पराली का यूज करके इसको तैयार किया जा सकता है, तो पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। पेट्रोलियम का काम करेगा, पेट्रोलियम निर्भरता में कमी आ जाएगी, साथ ही साथ जैव आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। बात समझे। अब पराली किसी खेत में होगी, उसको बेचेगा ना, बेचेगा ही ना, बेच देगा, उसको पैसा भी मिल जाएगा, उसका जलाने का क्या फायदा होता है, उल्टा प्रदूषण फैलता है ना। जो उर्वरक उपजाऊ वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब तक मर जाते हैं, तो वो भी एक फायदा है। पर्यावरण स्थिरता में भी इसके महत्व को देखा जा सकता है ना। तो ये थोड़ी चीजें हमको याद रखनी है। अच्छा, भारत में एक यही नहीं है जो टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक में शामिल है, ठीक है। एक शब्द ये आप याद रख सकते हैं सेंटेंस, कि टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक भी है। बायो बिटुमेन क्या है? टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक भी है ये। तो भारत में टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीकों के रूप में और भी सारी चीजें हैं। अब जैसे भारत में एक नाम सुना होगा, कॉपर स्लैग। कॉपर स्लैग से भी सड़क का निर्माण हुआ है हमारे यहाँ, है ना। इसमें औद्योगिक उत्पाद जो सड़क की आधार परत में प्राकृतिक खनिजों के विकल्प के रूप में प्रयोग होते हैं। फिर जियो टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं जो मिट्टी की मजबूती को बढ़ाते हैं, है ना। जल निकासी में सुधार करते हैं, सड़क की उम्र बढ़ा देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब भी क्या है? टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीकें हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, भारत में अन्य टिकाऊ, भारत में नहीं कहीं भी, ठीक है, ये भारत में नहीं लिखेंगे, अन्य टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक। एक तो बायो बिटुमेन हो गया, उसके अलावा कॉपर स्लैग, कॉपर स्लैग भी है जो औद्योगिक उत्पाद होता है जो सड़क की आधार परत में प्राकृतिक खनिजों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर जियो टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स ये भी टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक में आता है। इसमें क्या होता है, ये विशेष सिंथेटिक कपड़े होते हैं। ये क्या करता है? मिट्टी की मजबूती, मिट्टी की मजबूती, है ना। उसके अलावा जल निकासी, जल निकासी के साथ साथ सड़क की उम्र भी बढ़ा देते हैं ये लोग, सड़क की उम्र बढ़ा देते हैं। फिर कोल्ड डामर मिश्रण भी, कोल्ड डामर मिश्रण ये भी है। बिना गर्म किए डामर मिश्रण से सड़क निर्माण तकनीक, जिससे ऊर्जा और उत्सर्जन दोनों कम होते हैं। मतलब उसको गर्म नहीं करना पड़ता। पहले आपने देखा होगा डामर से रोड बनते हुए, तो उसको पहले आग में तपाया जाता था, है ना, फिर वो खौलने लगता था, उबलता था जैसे, फिर उसको सड़क पे फैलाया जाता था, उसके ऊपर गिट्टी, फिर गिट्टी के ऊपर वो रोलर चलता था, सारे काम होते थे। ये जो कोल्ड डामर है इसको गर्म नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है। अब एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये जो तकनीकें अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड डामर मिश्रण, ये तकनीकें बायो बिटुमेन के लाभों को पूरक बना देती हैं। साथ ही संसाधन दक्षता, टिकाऊपन और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रकाश प्रदूषण भी एक शब्द है। ये क्या होता है? प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? कृत्रिम बाहरी रोशनी का, कृत्रिम बाहरी रोशनी का अत्यधिक गलत दिशा में या अनावश्यक रूप से उपयोग, उपयोग, ठीक है। यही है प्रकाश प्रदूषण, ठीक है। एक बढ़ती हुई पर्यावरणीय चिंता है ये, जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, खगोलीय अवलोकनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रकाश प्रदूषण के प्रकारों के बारे में देखा जाए तो इसके प्रमुख प्रकार क्या हैं? एक नाम है स्काई ग्लो, स्काई ग्लो इसी का प्रकार है एक। इसमें क्या होता है,
ये जनसंख्या वाले क्षेत्रों के ऊपर रात के आकाश का अत्यधिक उजाला, ठीक है, जनसंख्या वाले क्षेत्रों के ऊपर रात के आकाश का अत्यधिक उजाला, तारों और खगोलीय पिंडों को देखना मुश्किल होता है ना? गाँव क्षेत्र में आप देखेंगे ना तो आसमान में आपको खूब सारे तारे, है ना? सब दिखते रहेंगे टिमटिमाते हुए, अच्छा भी लगेगा अगर आप बाहर सो रहे हैं। शहर में आप देखेंगे तो वो सब धुंध दिखते हैं या फिर दिखते भी नहीं हैं, ठीक है? तो स्काई ग्लो एक समस्या, एक है प्रकार। दूसरा प्रकार है ग्लेयर। ये ग्लेयर क्या है? ग्लेयर है अत्यधिक चमक जो देखने में असुविधा देती है, विशेषकर ड्राइवरों के लिए। कभी आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं रात के समय में और सामने से आती हुई गाड़ी की जो लाइट है आपके चेहरे पर पड़ जाती है तो आप चौंधिया से जाते हैं। नहीं, ऐसा होता है जैसे गाड़ी पार हुई आपके सामने अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है। उस स्थिति में आप अपनी गाड़ी को लेकर गिर भी सकते हैं, कहीं ठोक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये, इसके अलावा लाइट ट्रेस पास, लाइट ट्रेस पास रोड पर चलते हुए ना, इसीलिए सामने वाली गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी की लाइट को डिम कर लेना चाहिए, ठीक है? उससे क्या होता है, सामने वाला भी समझ जाता है कि गाड़ी को पास चाहिए, ठीक है, हमको भी पास ही चाहिए, तो वो भी अपनी गाड़ी को डिम कर लेगा। एक बार डिम करके तेज भी कर सकता है, आप भी डिम करके तेज कर लेंगे तो आपको थोड़ी समझदारी बढ़ जाती है, थोड़ा क्लियर रहता है रास्ता, ठीक है? तो लाइट लाइट ट्रेस पास क्या है? लाइट ट्रेस पास किसी के घर या संपत्ति में अनचाही कृत्रिम रोशनी का प्रवेश होता है, ठीक है? अब जैसे आपके रूम में लाइट 20 वाट के बल्ब से भी काम चल सकता है, लेकिन आप 100 वाट का बल्ब लगाएं, या शादी वादी फंक्शन में आप देखेंगे इतनी सारी लाइट होती है कि सुई गिरी हो तो वो भी मिल जाए, है ना? उतनी सारी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है फिलहाल, है ना? थोड़ी सी भी लाइट में काम चल सकता है, तो ये लाइट ट्रेस पास है। फिर क्लटर, क्लटर भी एक शब्द है, क्लटर भी एक प्रकार है। अब ये क्लटर क्या होता है? क्लटर शहरी क्षेत्रों में होता है, अत्यधिक और भ्रमित करने वाली रोशनी का समूह होता है, ठीक है? क्लटर बोलते हैं इसको, समझ गए? याद रखना। ठीक है? तो ये शहरी क्षेत्रों में खास करके होता है। अब मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई सर्केडियन रिदम में विघटन आती है। सर्केडियन रिदम रिदम क्या होता है? सर्केडियन रिदम क्या होता है? मानव शरीर की प्राकृतिक जो जैविक घड़ी है ना, प्रकाश और अंधेरे के चक्र से ही नियंत्रित होती है। रात में कृत्रिम रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है, जो नींद और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है? बात समझे? मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो हमारे नींद को नियंत्रित करता है, कब नींद आती आएगी कब नहीं आएगी, वो उसके माध्यम से मेलाटोनिन का ही काम होता है। अब लाइट के कारण क्या होता है, कभी कभी मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है, उससे नींद की समस्या आने लगती है, बढ़ जाए या कम हो जाए। बात समझे ना? एक ये। दूसरा, अल्जाइमर रोग से भी इसका संबंध है। अल्जाइमर रोग में हालिया अध्ययन में ये पाया गया कि रात के समय प्रकाश प्रदूषण अल्जाइमर रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगा। अरे भैया नींद नहीं आएगी तो आप पागल जैसे हो ही जाएंगे, नहीं, सीधी सी बात है। याददाश्त कमजोर का क्या मामला है, ठीक है? स्मृति कमजोर हो जाएगी। नींद चक्र अगर बाधित हुआ तो शरीर तो कमजोर होगा, है ना? नींद नहीं आएगी भाई, शरीर कमजोर होगा, कमजोरी फील होगी, जहाँ जाएंगे वहीं जैसे लगेगा चक्कर खा के गिर जाएंगे, है ना? कमजोरी कमजोरी लग रही है ना? याददाश्त कमजोर होगी, फिर मेलाटोनिन की कमी हो जाएगी, मस्तिष्क में एमिलॉइड और बीटा का जमाव जैसी समस्या उत्पन्न होगी। फिर बाकी क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? अनिद्रा, नींद की खराब गुणवत्ता। सो रहे हैं, पता चला आँख खुल गई, है ना? नींद भी नहीं पूरी होगी, आधी अधूरी नींद। अवसाद, मानसिक विकार उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा वटापा भी बढ़ता है ना? टेंशन से तो मोटापा बढ़ता ही है ना? बात समझ रहे हैं ना? तो फिर एक वो भी समस्या अलग है। फिर स्तन और प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा बढ़ता है, ठीक है, महिलाओं में, है ना? याद रखना, स्तन कैंसर का खतरा। जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव देखेंगे तो पक्षी और जानवरों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रवासी पक्षी तारों से दिशा तय करते हैं, स्काई ग्लो क्या करता है, उनको भ्रमित कर देता है, ठीक है? स्काई ग्लो, क्योंकि रात में दिखता तो है नहीं तारा, और अभी सब कैसे पता करेगा कि ध्रुव तारा किस तरफ निकला हुआ है ना? बात समझे? तो वो अपनी दिशा को भी दिग्भ्रमित हो जाएंगे स्काई ग्लो की वजह से। कृत्रिम प्रकाश शिकार को उजागर करता है, लोग देख लेगा, अच्छा ये उड़ रहा, तो मार भी सकता है। शिकारी लोग के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। फिर मेंढक, चमगादड़, कछुआ जैसे रात्रिचर प्राणी हैं, इनकी प्रजनन क्रिया भी प्रभावित होती है। बात समझे? क्योंकि अंधेरे में, ठीक है ना? तो मेंढक है, चमगादड़ है, कछुआ, ये सब रात्रि में ही प्रजनन करते हैं, ठीक है? कीट और परागण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कृत्रिम जो प्रकाश होता है वो कीटों को आकर्षित करता है और वो लास्ट में थककर मर जाते हैं। बारिश के दिनों में आप देखते होंगे लाइट के आसपास में इतने सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, नहीं, घर में। फिर सुबह उठ के जब देखते हैं फिर वो झाड़ू मारना पड़ता है एक तरफ से। उनको उड़ जाना चाहिए लेकिन वो मर जाते हैं, है ना? तो लाइट से आकर्षित होते हैं, उनसे उनको लगाव होता है। पतंगे, परागण ले जाने वाले कीट फूलों से दूर हो जाते हैं, परागण कम हो जाता है। कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है? अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न भी मेंस के लेवल का एक प्रश्न आपको तैयार कर लेना चाहिए। क्या होता है ना? इसके प्रकार, इसके प्रभाव, प्रभाव भी दो हैं, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण,
है ना। खगोल विज्ञान पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसके प्रदूषण को कम करने के उपाय, एक प्रश्न लिख ही लो फिर, लगे हाथ। प्रकाश प्रदूषण क्या है? सीधा सीधा प्रश्न है, इसका हम कंटेंट भेज देंगे आप लोगों को ही ग्रुप में। प्रकाश प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके प्रमुख प्रभावों इसके प्रमुख प्रभावों प्रमुख प्रभावों और प्रमुख प्रभावों और और इसे कम करने के उपायों की चर्चा करें। अब याद रखिएगा, कम करने के जो उपाय हैं उसमें कम करने के उपाय तो आप बताइएगा, साथ ही साथ सरकार जो पहले हैं, कानूनी जो नीति संबंधी जो पहले हैं, उनका भी आपको जिक्र करना पड़ेगा इस प्रश्न में। ठीक है, याद रहे आपको। ठीक भाई, ये हम आपको अभी कंटेंट इसका भेज भी देंगे। एक शब्द है श्वेत श्रेणी उद्योग। श्वेत श्रेणी उद्योग क्या है? श्वेत श्रेणी उद्योग क्या है? ठीक है, श्वेत श्रेणी उद्योग, चलिए श्वेत श्रेणी उद्योग क्या है इसके बारे में लिख लीजिएगा। होता क्या है, ऐसे उद्योग, लिखिए, ऐसी औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियां, ऐसी औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियां जिनका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जिनका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होता या फिर बहुत ही नगण्य प्रभाव होता है। ठीक है, हो गया, बहुत ही नगण्य प्रभाव होता है। ये उद्योग हवा हवा पानी और ये उद्योग हवा पानी और भूमि प्रदूषण के मामले में शून्य या अत्यंत कम प्रदूषण करते हैं। ठीक है, या अत्यंत कम प्रदूषण करते हैं। ठीक है, ओके।